हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता को अवंतिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभिमन्यु के साथ होने के कारण वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही थी। इसलिए उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। इप्शिता ने मन ही मन कहा, ये बार बार वही बातें दोहराकर अभिमन्यु को दुखी करने की कोशिश कर रही है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अवंतिका को यकीन हो जाए कि हम दोनों सच में शादी करने वाले हैं। लेकिन हम क्या करें? इप्शिता ने अवंतिका को घूरते हुए कहा, ओ हेलो, हम दोनों तुम्हारे साथ बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते और नहीं तुम्हें कुछ साबित करना चाहते हैं, क्योंकि तुम इसके लायक भी नहीं हो। चलिए अभिमन्यु। इतना कहकर इप्शिता अभिमन्यु को लेकर पार्टी हॉल की ओर जाने लगी। तभी अवंतिका पीछे से तेज आवाज में हंसते हुए बोली, मैं जानती हूँ अभिमन्यु, तुम इससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे दिल में आज भी सिर्फ एक ही नाम बसता है, और वो है अवंतिका। अभिमन्यु चुपचाप चलता जा रहा था। इप्शिता ने ये बात सुनकर रुक गई और आत्मविश्वास से कहा, बस बहुत हो गया, इसे यकीन दिलाने के लिए हमें ये करना ही होगा। अभिमन्यु रुकना नहीं चाहता था, इसलिए इप्शिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। इप्शिता के ऐसा करने पर अभिमन्यु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इप्शिता अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अभिमन्यु को उसकी आंखों में कुछ अलग सा दिख रहा था। इप्शिता की बातें सुनकर और उसे इस तरह घूरते देख अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, कहीं इप्शिता को हम पर शक तो नहीं हो रहा है। वो इस तरह चलते चलते क्यों रुक गई और क्या करने वाली है वो? अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखते हुए थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्या बात है इप्शिता, आप रुक क्यों गईं? वो भी इस लड़की की बातों में आकर। चलिए, हम बाहर चल रहे थे ना? इप्शिता ने जवाब दिया, हम बाहर चलेंगे, लेकिन 1 मिनट रुककर किसी की गलतफहमी दूर करनी है। इतना बोलकर इप्शिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसके करीब आने लगी। इप्शिता को इस तरह अपने करीब आते देखकर अभिमन्यु एक कदम पीछे हटा और दीवार से लगकर खड़ा हो गया। इप्शिता ने अभिमन्यु के कॉलर को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसके होठों के करीब आ गई। इप्शिता को इतने करीब आते देखकर अभिमन्यु शॉक्ड होते हुए बोला, इप्शिता, ये आप क्या कर? इतना ही बोला था कि इप्शिता ने अपने मुलायम होंठ अभिमन्यु के होठों पर रख दिए। सिर्फ अवंतिका को दिखाने के लिए वो जानबूझकर बहुत ही धीरे धीरे अभिमन्यु को किस करने लगी। अवंतिका ने इप्शिता को किस करते देखा तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि जो हो रहा है वो सच है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुट्ठी बंद करते हुए कहा, ये दोनों इस तरह किस कर रहे हैं, इसका मतलब ये लोग सच में सगाई कर चुके हैं, क्योंकि जहां तक मैं अभिमन्यु को जानती हूँ, वह किसी भी लड़की को दिखावे के लिए इस तरह किस नहीं कर सकता। लेकिन ये कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों सच बोल रहे थे। ये नहीं हो सकता। अवंतिका अभिमन्यु और इप्शिता को इस तरह किस करते हुए ज्यादा देर नहीं देख पाई। वह दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्हें इतने करीब देखकर वह गुस्से से पैर पटकते हुए वॉशरूम कॉरिडोर से बाहर निकल गई। दूसरी ओर अभिमन्यु इप्शिता के किस करने पर बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उसके दिमाग से अवंतिका के वहां होने की बात निकल गई थी। इप्शिता जिस तरह से धीरे धीरे उसे किस कर रही थी, अभिमन्यु भी उसके किस में खो गया था। उसकी आंखें बंद थीं और वो पूरी तरह से उसे महसूस करने लगा था। उसके हाथ इप्शिता की कमर पर आ गए थे, लेकिन इप्शिता ने तो सिर्फ अवंतिका को दिखाने के लिए ही अभिमन्यु को किस किया था। उसकी नजरें अवंतिका पर ही टिकी हुई थीं। वह अभिमन्यु को किस कर रही थी, लेकिन साथ ही अवंतिका के रिएक्शन पर भी ध्यान दे रही थी। जैसे ही अवंतिका चली गई, इप्शिता भी अभिमन्यु से दूर हो गई। उसने अवंतिका को जाते हुए कहा, अब तो उसे यकीन हो जाएगा कि हम दोनों मंगेतर हैं। अभिमन्यु, मुझे माफ करना, हमने आपसे बिना पूछे आपको किस। अवंतिका के जाने के बाद राहत की सांस लेते हुए इप्शिता अपनी सफाई दे रही थी, लेकिन अभिमन्यु उसके होठों को ही देख रहा था।
जैसे ही इप्शिता ने माफी मांगी, अभिमन्यु ने इप्शिता की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके होठों को जोरदार किस करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु जितना जोश से इप्शिता को किस कर रहा था, इप्शिता बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। बिना पलक झपकाए वो अभिमन्यु को देखे जा रही थी। अभिमन्यु आंखें बंद करके पूरी तरह से इप्शिता को किस करता जा रहा था। किस बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। इप्शिता का मन हुआ कि वह अभिमन्यु को रोके, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाई। उसने अभिमन्यु के सिर के पीछे हाथ रखा और उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए उसी जोश के साथ उसे किस करने लगी। इप्शिता की उंगलियां अभिमन्यु के बालों में थीं और अभिमन्यु का हाथ इप्शिता की कमर पर था। वह दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच हवा निकलने की भी जगह नहीं बची थी। वे दोनों एक दूसरे को किस करते हुए इतने खो गए कि उनकी किस और भी गहरी होती चली गई। इप्शिता को समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु को कैसे रोके। वह भी अभिमन्यु के साथ किस करने में इतनी ज्यादा जोशीली हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे की सांस महसूस कर पा रहे थे। दोनों किस में खो गए थे। इप्शिता भी अभिमन्यु को अपने और करीब आने से नहीं रोक रही थी। उसे अभिमन्यु का इतना नजदीक आना और उसका जोश उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा इप्शिता ने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसे अपने पेट में तितलियां उड़ती सी महसूस होने लगी थीं। उन दोनों के किस करते हुए 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे। इप्शिता और अभिमन्यु दोनों की आंखें बंद थीं। वे दोनों पूरी तरह से अपने काबू से बाहर हो चुके थे। तभी थोड़ी दूर पर बने वॉशरूम का दरवाजा किसी ने अंदर से खोला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर इप्शिता जैसे होश में आई और उसने किस करना बंद कर दिया। उसने अपना सिर थोड़ा पीछे किया और अभिमन्यु को भी हल्का सा पीछे धकेला। इप्शिता के ऐसा करते ही अभिमन्यु ने भी अपना हाथ इप्शिता की कमर से हटा लिया और उससे थोड़ा दूर हो गया। इतनी देर तक इतने जोश से किस करने के बाद अब वे दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। दोनों काफी असहज महसूस कर रहे थे। इप्शिता ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और अपने होठों को पोंछने लगी। अभिमन्यु ने अपने बालों में हाथ फेरा और अपने बालों को ठीक करते हुए धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है हमें बाहर चलना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इप्शिता ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अभिमन्यु आगे आगे चल रहा था। इप्शिता 1 मिनट वहीं रुकी और फिर अभिमन्यु के पीछे आने लगी। वह पार्टी हॉल की तरफ ही जा रही थी। अभी 2 मिनट पहले जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए इप्शिता ने मन ही मन कहा, ये क्या हो गया था हमें? हमने अभिमन्यु को रोका क्यों नहीं? और अभिमन्यु भी मुझे इतने जोश से क्यों किस कर रहा था? क्या अभिमन्यु? इतना सोचते हुए इप्शिता एक पल के लिए रुकी और उसने धीरे से अपने होठों को छुआ और मन ही मन कहा, मैं भी तो अभिमन्यु के साथ किस करने में उसका पूरा साथ दे रही थी। मैं सिर्फ अभिमन्यु को दोष नहीं दे सकती, और वैसे भी शुरुआत तो मैंने ही की थी। इप्शिता ये सोचते हुए आगे बढ़ी। अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर देखा। इप्शिता खोई हुई सी लग रही थी। वह रास्ते में आई 2-3 सीढ़ियों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा पैर रख दिया। इप्शिता का पैर लड़खड़ाया और वह गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। उसने इप्शिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। इप्शिता ने अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ में महसूस किया तो नजर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। जैसे ही उनकी सांसें मिलीं, इप्शिता को ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें रुक सी गई हैं। अभिमन्यु भी अपनी जगह पर जम गया। कुछ देर तक वे दोनों इसी अवस्था में रहे। फिर इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए अभिमन्यु ने उसे सीधा खड़ा किया और इधर-उधर देखने लगा। उसे ऐसा करते देख इप्शिता ने धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु, क्या हम घर वापस चल सकते हैं? अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखा। वो काफी शर्मा रही थी। अभिमन्यु ने इप्शिता से और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ पूछा तो वो शायद अभी जवाब नहीं दे पाएगी। अभिमन्यु इप्शिता को और असहज नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना कोई सवाल किए उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं घर वापस। वैसे भी बहुत कुछ हो गया और काफी देर भी हो रही है। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्शिता के साथ वहां से निकल ही रहा था कि उसका मैनेजर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ सर, आप जा रहे हैं क्या? अभिमन्यु ने कहा, हाँ हम निकल रहे हैं, बाकी का काम कल ऑफिस में करेंगे। किसी से मिलना रह गया हो तो तुम हमारी पर्सनल मीटिंग अरेंज करवा देना। मैनेजर ने हाँ में सिर हिलाया।
मैनेजर से बात करके अभिमन्यु इप्शिता को लेकर वहां से बाहर निकलने ही वाला था कि उसके सामने एक लड़का आ गया। उस लड़के ने काले रंग का कोट, पैंट और बोटाई पहन रखी थी। उसके बाल अच्छे से सेट थे। वो दिखने में अभिमन्यु की ही ऊंचाई का लग रहा था, लेकिन वो अभिमन्यु जितना हैंडसम नहीं था। उसके चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान थी। वो लड़का अभिमन्यु और इप्शिता के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, कुंवर साहब, आप अपनी ही पार्टी से इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं? अभी तो हमारी आपसे मुलाकात भी नहीं हुई। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर तो रुकिए। आपके साथ तो पहली बार हम इतनी खूबसूरत महिला को देख रहे हैं। हमसे मिलवाएंगे नहीं इन्हें? अभिमन्यु ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, ओह पृथ्वी, ये मेरी मंगेतर इप्शिता सूर्यवंशी है, और इप्शिता ये पृथ्वी है। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि उसकी बात पूरी नहीं हो पाई और पीछे से किसी की आवाज आई और तीनों मुड़कर उस तरफ देखने लगे। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो लड़का अभिमन्यु और इप्शिता के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, कुंवर सा, आप अपनी ही पार्टी से इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं? अभी तो हमारी आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर तो रुकिए। आपके साथ तो पहली बार हम इतनी सुंदर स्त्री को देख रहे हैं। हमसे मिलवाएंगे नहीं इन्हें? अभिमन्यु ने उस लड़के की ओर देखते हुए कहा, ओ पृथ्वी, मीट माय फियांसे इप्शिता सूर्यवंशी, और इप्शिता ये पृथ्वी है। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई, मेरे होने वाले पति। जैसे ही अभिमन्यु और इप्शिता ने ये बात सुनी, वे पीछे मुड़कर देखने लगे। अवंतिका पृथ्वी के बगल में आकर खड़ी हुई। उसने पृथ्वी की बांह को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। इप्शिता अवंतिका को फिर से अपने सामने आते देखकर उसे घूरने लगी। पृथ्वी ने मुस्कुराते हुए अवंतिका की ओर देखकर कहा, कहाँ चली गई थी तुम? हम तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहे थे। अवंतिका ने पृथ्वी के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, अव्व बेबी, थोड़ी देर के लिए भी वेट नहीं कर पाए क्या मेरा? बस वॉशरूम ही गई थी। अभिमन्यु अवंतिका और पृथ्वी को इस तरह बात करते देखकर बोला, पृथ्वी, हम अभी थोड़े जल्दी में हैं। हम आपसे बाद में मिलते हैं। नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ कसकर पकड़ा और उसे लेकर पार्टी से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, उनकी कार वहीं गेट पर मौजूद थी। इप्शिता और अभिमन्यु कार में बैठे और कार सीधे विला की ओर मुड़ गई। पूरे रास्ते दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस समय उन दोनों के लिए ये पल काफी असहज हो गया था। ना तो इप्शिता अभिमन्यु से कुछ बोलना चाहती थी और ना ही अभिमन्यु इप्शिता से कुछ कहना चाहता था, क्योंकि अभिमन्यु को नहीं पता था कि अगर उसने इप्शिता से अभी कुछ कहा तो वो कैसे प्रतिक्रिया करेगी। इसलिए वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। इप्शिता के मन में अभी भी अभिमन्यु का वो जोशीला चुंबन बार बार घूम रहा था। इप्शिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस तरह से अभिमन्यु से नजरें मिलाए। उसने अपने मन में कहा, हम दोनों मंगेतर हैं और एक दूसरे के साथ सगाई कर चुके हैं, तो क्या इस रिश्ते में एक दूसरे को चूमना सही है? क्या हमारा चुंबन गलत नहीं है? इप्शिता के दिमाग में बार बार चुंबन को लेकर अलग अलग तरह के सवाल आ रहे थे। उसने धीरे से अपनी नजर अभिमन्यु की ओर घुमाई। उसने देखा अभिमन्यु भी खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था, जिसे देखकर इप्शिता समझ गई कि शायद अभिमन्यु भी उतना ही असहज था जितना कि वो। थोड़ी ही देर में कार विला के सामने आकर रुकी। इप्शिता ने जैसे ही कार को रुकते देखा, वो तुरंत कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और तेज कदमों से अंदर की ओर आई। इप्शिता को इस तरह अंदर जाते देखकर अभिमन्यु ने उसे रोकते हुए कहा, इप्शिता, 1 मिनट रुकिए, हमारी बात सुनिए। अभिमन्यु इप्शिता को रोक रहा था, तब तक इप्शिता सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी और वो सीधे अपने कमरे में चली गई। इप्शिता को इस तरह भागते देखकर अभिमन्यु को भी उससे और कोई बात करने का मौका नहीं मिला। वो भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अभिमन्यु जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हम एक काम करते हैं, पहले अपने कपड़े बदल लेते हैं, उसके बाद इप्शिता से जाकर माफी मांग देंगे। शायद उन्हें इस तरह से हमारा उन्हें चूमना अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से वो इतनी ज्यादा शर्मिंदा हो रही हैं। हमें भी उन्हें चूमते समय थोड़ा सोचना चाहिए था, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने उन्हें इस तरह से क्यों चूमा।
इप्शिता ने तो चलो हमें इसलिए चूमा क्योंकि वो अवंतिका को ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि हम दोनों मंगेतर हैं। जब इप्शिता हमें चूमकर पीछे हटी तब तक तो अवंतिका वहां से जा चुकी थी। तो फिर हमने उन्हें क्यों चूमा? क्या हम इप्शिता की ओर आकर्षित हो रहे हैं या हमें उनसे प्यार है? अभिमन्यु के दिमाग में जैसे ही ये बात आई वो इतना बोलते बोलते चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली और कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में चला गया। अभिमन्यु ने थोड़ी ही देर में कपड़े बदल लिए। वहीं इप्शिता जो अपने कमरे में थी उसने अपनी ज्वेलरी उतारकर दर्पण के सामने रखी हुई थी। इप्शिता खुद को शीशे में देखते हुए बोली, अभिमन्यु ने मुझे इतने जोश से चूमा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो मुझे पसंद करने लगा है? इप्शिता के मन में ये ख्याल आया। इप्शिता खुद को शीशे में देख रही थी। तभी वो अपने बिस्तर पर आकर बैठी और इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, हमें इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। इप्शिता इतना सोचकर अपनी सैंडल उतारने लगी। जब उसने सैंडल खोली तो उसे अभिमन्यु याद आया। जब वो पार्टी में जा रही थी तो किस तरह से अभिमन्यु ने इतने प्यार से उसे सैंडल पहनाई थी। वो बात याद करके इप्शिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अभिमन्यु को सोचकर शर्माने लगी। वैसे ही इप्शिता ने अभिमन्यु को सोचते हुए ही अपने मन में कहा, वैसे हम अभिमन्यु को पहले जितना रूखा और घमंडी समझते थे, असल में वो वैसा नहीं है। हाँ, जरूर वो खुद को थोड़ा सख्त दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो बहुत कोमल हृदय वाला है। ये बात हमें आज पता चली। इप्शिता इतना बोलकर अपनी हील्स उतारकर शीशे के सामने खड़ी हुई और उसने सामने लगे हुए आईने में अपना चेहरा ध्यान से देखा तो उसके बाल थोड़े से बिखरे हुए थे और साथ ही उसके होठों से लिपस्टिक भी फैल गई थी। और खुद को ऐसे देखकर उसे अनजाने में फिर से अभिमन्यु और उसके चुंबन की याद आ गई। और उसके बाल और लिपस्टिक खराब होने की वजह भी अभिमन्यु का ही वो चुंबन था। और वो सभी याद करके इप्शिता ने धीरे से अपनी उंगलियों से अपने होठों को छुआ। ऐसा करते हुए उसे जैसे ही एहसास हुआ, उसने खुद को डांटते हुए कहा, ये क्या कर रही हूँ मैं? पागल तो नहीं हो गई कहीं? पहले कपड़े बदल लेती हूँ। इतना बोलकर उसने अपने गाउन के पीछे अपना हाथ किया। फिर वो गाउन हो उतारने के लिए बैक चेन खोलने की कोशिश करने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन इप्शिता से चेन खुली ही नहीं रही थी। इप्शिता ने चेन को कसकर पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? ये चेन इतना फंस क्यों रही है? जब हमने इसे पहना था तब तो बिल्कुल ठीक थी, अब ये खुलने में इतने नखरे क्यों दिखा रही है? इप्शिता के बाल चेन में फंस रहे थे। तभी इप्शिता ने अपना क्लच उठाया और अपने बालों को फोल्ड करते हुए क्लच लगाकर दोबारा से चेन खोलने की कोशिश करते हुए कहा, पहले तो हमें लग रहा था कि शायद हमारे बालों की वजह से ये चेन नहीं खुल रही है, लेकिन ये चेन तो अभी भी अटकी हुई है। अब हम क्या करें? इसे कैसे खोलेंगे हम? इप्शिता ये सोच ही रही थी कि तभी उसने अपने हाथ को पीछे की ओर मोड़ा और थोड़ी ताकत लगाकर वो चेन को खोलने की कोशिश करने लगी। इप्शिता चेन खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लग रहा था कि चेन और भी ज्यादा उलझती जा रही है। इप्शिता ने थक कर अपने हाथ नीचे करते हुए कहा, मेरा तो हाथ दर्द करने लगा। अब हम चेन कैसे खोलेंगे? और इस भारी गाउन में तो हम ऐसे सो भी नहीं सकते। क्या करें? शांता काकी को बुला लूं क्या? इप्शिता इतना बोलकर घड़ी की ओर देखने लगी। रात के 12:30 बज रहे थे। उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, अभी अगर हम शांता काकी के पास इतनी रात में जाएंगे तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। वो बेचारी पहले ही सारा समय इतना काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो अकेले ही पूरे इतने बड़े विला को संभालती है। वो पहले ही इतनी ज्यादा थक गई होगी। अब अगर हम उन्हें इस समय जाकर परेशान करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इप्शिता इतना बोलकर उठकर खड़ी हुई और उसने ऐसे बगल में खड़े होकर दर्पण की ओर देखा। वो ना तो दर्पण की ओर पूरी पीठ करके खड़ी थी और ना ही उसने पूरा चेहरा दर्पण की ओर घुमाया था। वो बगल होकर खड़ी थी ताकि उसे दर्पण में अपना हाथ भी दिखे और गाउन में लगी हुई चेन भी। इप्शिता उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। ओह, ये चेन तो खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं अभिमन्यु, जो अपने कपड़े बदल चुका था, वो अपने कमरे से बाहर निकला और उसने कहा, इतनी देर हो गई है, अब तक तो इप्शिता ने भी कपड़े बदल लिए होंगे। एक काम करता हूँ, अभी जाकर उन्हें माफी मांग देता हूँ। अगर उन्हें बुरा लगा होगा तो शायद माफी सुनकर वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगे, क्योंकि हमने बिना पूछे उन्हें इस तरह इतने जोश से चूम लिया। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। कहीं वो हमें ऐसा वैसा आदमी न समझने लगे। वो चुंबन तो वैसे भी हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया था। हम अगर उन्हें समझाएंगे तो वो हमारी बात जरूर समझ जाएंगी। इप्शिता बहुत समझदार हैं।
अभिमन्यु इतना बोलकर सीधे अपने कमरे से बाहर निकला और वो इप्सिता के कमरे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि इप्सिता का कमरा खुला हुआ था। इप्सिता को आवाज लगाते हुए अभिमन्यु ने दरवाजा खोला। उसने कहा, इप्सिता, वो। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में इप्सिता के नाम लिया, लेकिन जब उसने देखा कि इप्सिता अपनी ड्रेस को खोलने में संघर्ष कर रही है और वो अपने आप में ही उलझी हुई है, तो अभिमन्यु वहीं दरवाजे के पास ही रुक गया। उसने वहीं पर रुकते हुए कहा, ओ शिट, हमें अभी नहीं आना चाहिए था। इप्सिता ने तो अभी कपड़े बदले ही नहीं हैं। अभिमन्यु मन में इतना बोलकर वापस जाने ही वाला था कि तभी इप्सिता ने चिढ़कर थोड़ी तेज आवाज में कहा, कहाँ फंस गए हम भी, और ये चैन भी इतने नखरे कर रही है। प्लीज खुल जाओ, वरना हम तो इतने भारी गाउन को पहनकर सो भी नहीं पाएंगे। कैसे खोलें हम इसे? इप्सिता थक गई थी। उसने अपना सिर पकड़ा और अपने बालों को ठीक से कसकर बांधने लगी। अभिमन्यु इप्सिता को इस तरह चिढ़ते दिख रहा था और उसने सोचा कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन इस बारे में वो कैसे बोले, इसलिए वो चुपचाप धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ कमरे के अंदर आया और उसने इप्सिता की पीठ की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसकी चैन को धीरे से पकड़कर अभिमन्यु ने खोल दिया। अभिमन्यु ने जैसे ही चैन खोली, उसे इप्सिता की पीठ साफ नजर आने लगी और वो एकदम ही उसकी ओर देखता रह गया। और इप्सिता की पीठ एकदम परफेक्ट शेप में थी और गाउन की चैन खुलने की वजह से वो डायरेक्ट नजर आ रही थी। वो देखकर अभिमन्यु ने अपने गले में फंसा हुआ थूक निकाला और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने इप्सिता की पीठ पर स्पर्श किया। इप्सिता को अपनी पीठ पर किसी का हाथ स्पर्श हुआ तो वो झट से पीछे मुड़ी। उसने जब अभिमन्यु को अपने सामने देखा तो वो एकदम से हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी कुछ कदम पीछे हटने लगी, लेकिन उसका गाउन उसके पैर में अटक गया। इप्सिता गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने जल्दी से उसकी पीठ के पीछे अपना हाथ लगाया और उसे संभालते हुए बोला, संभल कर, हम हैं और हम वो बस। इप्सिता अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोली, अभिमन्यु, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? इप्सिता अभिमन्यु की कमर पर उसका हाथ महसूस करके थोड़ी सी घबरा गई। वो जल्दी से खड़ी हुई और उसने अपने गाउन को पकड़ा और पीछे की ओर पलटने लगी। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे पकड़ते हुए कहा, असल में इप्सिता, हम यहाँ पर आए और तभी हमने देखा कि आपको शायद अपनी ड्रेस को खोलने में परेशानी हो रही थी, तो हमने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्सिता को अपनी पीठ पर किसी का हाथ लगा महसूस हुआ। वो पीछे मुड़ी। अभिमन्यु को सामने देखकर वो 2 कदम पीछे हटने लगी। तभी उसका गाउन उसके पैर में अटक गया। इप्सिता गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने झट से उसके पीछे हाथ रखकर उसे संभाला और बोला, संभल कर, हम हैं ना। अभिमन्यु, आप इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? इप्सिता ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर पूछा। अपनी कमर पर अभिमन्यु का हाथ महसूस कर इप्सिता थोड़ी घबरा गई। वो झट से खड़ी हुई, अपना गाउन संभाला और पीछे मुड़ने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका और कहा, वो एक्चुअली इप्सिता, हम आपसे कुछ बात करने आए थे और तभी देखा कि आप शायद अपनी ड्रेस की जिप खोलने में परेशान थीं, तो हमने बस आपकी मदद। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर नजरें झुकाते हुए पीछे हट रही थी। उसने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, इसीलिए उसे बहुत अटपटा लग रहा था। अभिमन्यु ने इप्सिता की भावना समझ ली और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, एक्चुअली हम आपको माफी मांगने आए थे। उस पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। हमें आपसे पूछे बिना किस नहीं करना चाहिए था, पर उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आया। उसके लिए मैं सच में माफी मांगता हूँ। इप्सिता ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखा, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, अभिमन्यु तेज कदमों से बाहर निकल गया। इप्सिता अभिमन्यु की माफी मांगते हुए देखकर थोड़ी निराश हुई। धीमी आवाज में उसने कहा, अगर अभिमन्यु ने मुझे किस कर ही लिया था तो फिर उन्हें इस वक्त आकर माफी मांगने की क्या जरूरत थी? अभिमन्यु के जाते ही इप्सिता का चेहरा उदास हो गया। वो शायद अभिमन्यु के इस अंदाज से निराश हुई थी। अभिमन्यु का इस तरह माफी मांगकर चले जाना इप्सिता को कहीं न कहीं नाराज भी कर गया था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं समझा। अभिमन्यु के जाते ही वो कपड़े बदलकर आराम से बिस्तर पर लेट गई और अभिमन्यु के बारे में ही सोचने लगी। इप्सिता ने मन ही मन कहा,
अभिमन्यु ने मुझे माफी मांगी है। क्या मुझे उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अवंतिका के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या मुझे उनके पास जाकर पूछना चाहिए? इप्शिता के मन में कई सवाल थे, पर किसी का भी जवाब नहीं मिल रहा था। तभी उसे वो बात याद आई जब वो गाउन की जिप खोलने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त अभिमन्यु आया और बिना कुछ बोले उसकी जिप खोल दी थी। ये याद करके इप्शिता को बहुत शर्म आई। उसने तकिए में अपना चेहरा छिपा लिया और पेट के बल लेट गई। अभिमन्यु का हाथ बहुत हल्के से ही उसकी पीठ को छुआ था, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो अभिमन्यु का स्पर्श महसूस कर रही है। ये सोचकर उसने तकिए को कसकर पकड़ लिया, सीधा लेट गई और सीलिंग की ओर देखने लगी। वो बात याद आते ही इप्शिता ने खुद से पूछा, अभिमन्यु आखिर क्यों कर रहे हैं ये सब? अगर उन्हें माफी मांगनी ही थी तो फिर ये दूसरी गलती? क्या सच में सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे या कुछ और इरादे थे उनके? नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? अभिमन्यु सच में बस मेरी मदद ही कर रहे होंगे। हम भी नंदिनी के साथ रहकर बिगड़ गए हैं। ये सारी बातें उसके दिमाग में आ रही थीं। पार्टी से लेकर घर आने तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसे याद आ रहा था। इसी वजह से वो अभिमन्यु से बात नहीं कर पाई थी। लेकिन अभिमन्यु उसके कमरे में आकर माफी मांगकर चला गया, ये बात इप्शिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका चेहरा फिर उदास हो गया और उसने खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ की पहली किस के लिए मुझे माफी भी सुननी पड़ेगी। ऐसी कोई बड़ी गलती भी तो नहीं की, आखिर अपने होने वाले पति को ही तो किस किया है। ये सब सोचते सोचते कुछ देर बाद उसे नींद आ गई, क्योंकि पार्टी की थकान उसे घेर रही थी। अगले दिन सुबह इप्शिता की आंख खुली तो देखा कि 10 बज चुके थे। इप्शिता उठी और बालों को समेटते हुए बोली, शायद कल की थकान की वजह से इतनी देर तक सोती रही। इप्शिता उठकर तैयार हुई और कमरे से बाहर निकली। उसने अभिमन्यु के कमरे की ओर देखा। तभी शांता काकी अभिमन्यु के कमरे से बाहर निकलते हुए इप्शिता की ओर देखकर बोली, क्या हुआ बहू रानी सा, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? कुंवर सा का इंतजार कर रही हैं क्या? इप्शिता इससे पहले जवाब दे पाती, शांता काकी ने खुद ही कहा, अरे आज कुंवर सा को जल्दी जाना था, इसीलिए वे सुबह सुबह ही साइट कर चले गए। शांता काकी की बात सुनकर इप्शिता वापस अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, क्या अभिमन्यु मुझसे बात नहीं करना चाहते? वो इस तरह बिना बताए कैसे चले गए? वे हमेशा बताकर ही जाते हैं। क्या वे कल के किस को लेकर इतने शर्मिंदा हो गए हैं कि अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहते? इसीलिए वे बिना मिले, बिना बात किए चुपचाप चले गए। मैंने सोचा था कि उनसे अवंतिका के बारे में पूछूंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद अभिमन्यु मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। इप्शिता अभिमन्यु के बारे में ही सोचती जा रही थी। फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर उन्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो फिर ठीक है, मैं क्यों बार बार उनके बारे में सोच रही हूँ? कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हें मेरी फिक्र नहीं है तो फिर मैं क्यों उनके बारे में सोचूं? इप्शिता अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं यहाँ एग्जाम के लिए आई थी और बेकार की बातें सोच रही हूँ। बेहतर होगा कि मैं एग्जाम की तैयारी में लग जाऊं। अभी एग्जाम खत्म नहीं हुए हैं। इप्शिता किताबें पलट रही थी, फिर किताबें किनारे रखते हुए बोली, मैं इतनी निराश क्यों महसूस कर रही हूँ? पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। आखिर क्यों बार बार अभिमन्यु के बारे में सोच रही हूँ? और वो मुझसे बात करे या ना करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे उनके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो शायद मुझसे बात ही नहीं करना चाहते होंगे, इसीलिए वे बिना बताए चले गए। इप्शिता को कल का किस याद आ गया। वो फिर से अभिमन्यु के बारे में सोचने लगी। इप्शिता ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, ओ गॉड, मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार मेरा ध्यान अभिमन्यु की ओर ही जा रहा है। इप्शिता परेशान हो गई। वो उठकर खड़ी हुई, उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। तभी उसकी नज़र नंदिनी के नंबर पर गई। उसने कहा, अरे हाँ, मैं नंदिनी को कैसे भूल गई? मैं उनसे बात कर सकती हूँ और उन्हें यहाँ बुला सकती हूँ। अगर वो यहाँ रहेगी तो शायद मैं अभिमन्यु के बारे में नहीं सोचूंगी। वो अगर यहाँ आ गई तो शायद हम साथ में आराम से पढ़ भी लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे नंदिनी को बुला लेना चाहिए। इप्शिता ने नंदिनी का नंबर डायल किया। नंदिनी ने 2 बजते ही कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो, क्या हुआ इशू? नंदिनी की आवाज सुनकर इप्शिता बोली, अभी तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो? इप्शिता की आवाज में बेचैनी थी। उसकी आवाज सुनकर नंदिनी समझ गई कि इप्शिता परेशान है। उसने पूछा,
क्या बात है इशू, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। इप्शिता ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस अकेली बोर हो रही हूँ। प्लीज नंदिनी, क्या तुम यहाँ आ सकती हो मुझे कंपनी देने के लिए? नंदिनी ने हैरानी से पूछा, कंपनी देने के लिए? मैं वहाँ आऊँ? पागल हो गई है क्या तू? कल एग्जाम है और मैं नोट्स बना रही थी। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अगर मैं अभी वहाँ आऊंगी तो पढ़ूंगी कब? इप्शिता ने कहा, यार एग्जाम मेरा भी है और तैयारी भी मुझे ही करनी है, लेकिन मैं यहाँ अकेली हूँ तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। प्लीज आ जाओ ना, हम दोनों यहाँ साथ में पढ़ लेंगे। नंदिनी ने घड़ी देखते हुए कहा, यार 12 बजने वाले हैं, मैं अभी अगर निकलूंगी तो पता नहीं वहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा और इस वक्त ट्रैफिक भी मिलेगा। इप्शिता ने नाराजगी से कहा, अब तू बहाने बनाना बंद कर, ट्रैफिक की चिंता मत कर, तू रेडी हो जा। मैं ड्राइवर अंकल को बोल देती हूँ कि वे तुझे पिकअप करने आ जाएं, फिर मैं तुझे वापस भी पहुंचा दूंगी। अब तो ठीक है ना? प्लीज यार नंदिनी, आ जाओ, मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ। इप्शिता के अनुरोध पर नंदिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तो फिर जल्दी अपने ड्राइवर को भेजो, मैं थोड़ी देर में रेडी हो जाऊंगी। नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता खुश हो गई। थैंक यू सो मच। इतना कहकर इप्शिता ने कॉल काट दिया और कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि विला के बाहर एक कार खड़ी थी और ड्राइवर विला के दूसरे नौकर से बात कर रहा था। विला से बाहर निकलते हुए इप्शिता ने ड्राइवर से कहा, भैया, क्या आप मेरे हॉस्टल जाकर मेरी फ्रेंड को ला सकते हैं? ड्राइवर ने तुरंत हाँ कर दी और नंदिनी को लेने के लिए चला गया। इप्शिता के जाने के बाद नंदिनी को मैसेज किया और हॉल में बैठकर नंदिनी के आने का इंतजार करने लगी। तभी उसने मन ही मन कहा, वैसे मिस्टर अभिमन्यु को अगर मुझसे बात नहीं करनी थी तो वे साफ साफ भी तो बोलकर जा सकते थे ना। इस तरह नजरें चुराने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी हम दोनों की शादी होने वाली है, हम दोनों एक दूसरे के इतने पास तो आ सकते हैं। लेकिन अभिमन्यु का व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वे अभी भी हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अगर वे ऐसा ही चाहते हैं तो फिर यही सही। क्रमशः क्या सिर्फ अभिमन्यु के माफी मांगने से इप्शिता इतनी परेशान हो रही है? क्या वो अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएगी? क्या वो नंदिनी को ये सब बताएगी? क्या नंदिनी उसकी मदद करेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। और अब तक की कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता उसी हॉल के सोफे पर बैठकर अभिमन्यु के बारे में फिर से सोचने लगी। उसने अपना फोन वहीं टेबल पर रखा और उठकर खड़ी होते हुए बोली, पता नहीं क्यों हम बार बार ना चाहते हुए भी अभिमन्यु के बारे में ही सोच रहे हैं। अच्छा हुआ जो हमने नंदिनी को बुला लिया। वो आ जाएगी तो इधर उधर की बातें करेगी तो कम से कम हमारा ध्यान तो भटकेगा, वरना हम तो अभिमन्यु और कल की सारी बातों को सोच सोच कर ही अपना दिमाग खराब कर लेंगे। इप्शिता ये सब सोच रही थी और वो बड़ी ही बेचैनी के साथ इधर से उधर उसी हॉल में टहल रही थी। तभी इप्शिता ने कहा, हम यहाँ बेकार में ही अभिमन्यु और उनकी सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं, और वो वहाँ अभिमन्यु तो हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे। यहाँ तक कि वो तो अपने काम में इतने बिजी होंगे कि उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि हम यहाँ पर इतने बड़े विला में अकेले हैं। उन्हें हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। और एक हम हैं जो बार बार ना चाहते हुए भी उनके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। सच में कितने स्टूपिड हैं हम। और वो तो आज हमें बात कर भी नहीं गए। इप्शिता इतना बोलकर अभिमन्यु को सोचकर नाराजगी से अपना मुंह बनाकर वहीं सोफे पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु, जो साइट पर सारा काम देखने के बाद अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी इप्शिता की कई बातें चल रही थीं। उसने लैपटॉप खोला और वो काम कर ही रहा था। तभी उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं इप्शिता सोकर उठी होगी और हमें घर में ना देखकर वो क्या सोच रही होगी। उन्हें इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हम उनसे बात नहीं करना चाहते, इसीलिए बिना बताए ऑफिस आ गए। कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लग गया होगा? वो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी? और कल अवंतिका ने उनके सामने जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से वो हम पर हक जमाती रही थी और इतने कॉन्फिडेंस से सारी बातें बोल रही थी, उससे इप्शिता को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि वो हमारी एक्स है। अगर उन्होंने अवंतिका के बारे में हमसे पूछा तो क्या हमें उन्हें अवंतिका के बारे में सब कुछ बताना होगा? क्या उन्हें अवंतिका के बारे में सच बताना सही होगा?
अभिमन्यु चुपचाप बैठकर ये सारी बातें सोच रहा था। उसने फोन उठाकर इप्शिता का नंबर देखते हुए कहा, क्या हम एक बार इप्शिता से बात करें? अभिमन्यु ये सोच ही रहा था और जैसे ही उसने डायल करने वाले नंबर पर टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, पता नहीं इप्शिता हमसे नाराज है या नहीं। हम उन्हें फोन करें तो क्या वो हमसे बात करेंगी भी या नहीं? हम उनसे बात ही नहीं पाए तो फिर? हमें लगता है अभी हमें उनसे इस तरह फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। शाम को घर जाएंगे तब उनसे आराम से फेस टू फेस बात कर लेंगे और अगर वो हमसे नाराज होंगी तो सॉरी बोल देंगे। अभिमन्यु ने इप्शिता के बारे में सोचते हुए ये सारी बातें खुद से ही कहीं और फिर आखिरकार अपना मोबाइल फोन वहीं सामने टेबल पर रखकर अपने काम में लग गया। वो उसे फोन नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ विला में इप्शिता बड़ी बेचैनी के साथ और बड़ी ही बेसब्री से नंदिनी के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कार विला के सामने आकर रुकी, इप्शिता बाहर की तरफ देखने लगी। उसने देखा नंदिनी अपने हाथ में बैग और बुक्स लेकर अंदर आ रही है। उसे देखकर इप्शिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। जैसे ही नंदिनी अंदर आई, इप्शिता ने उसे हग करते हुए कहा, अरे कहाँ रह गई थी तुम? पता है कितनी देर से हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। नंदिनी इप्शिता की बात सुनकर घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, कितनी देर से? सिर्फ 35 मिनट में मैं रेडी होकर यहाँ तेरे सामने पहुँच गई हूँ और 35 मिनट तेरे लिए बहुत होता है। इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर बोली, अरे यार नंदिनी, तुम ना आओ और यहाँ बैठो। तभी शांता किचन की तरफ से बाहर निकल कर आईं। उन्होंने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, बहुरानी सा, आपको कुछ चाहिए? शांता काकी, ये हमारी दोस्त है नंदिनी, और नंदिनी, ये हैं शांता काकी। नंदिनी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो आंटी, कैसी हैं आप? शांता मुस्कुराते हुए बोली, अरे हम बहुत अच्छे हैं बिटिया। बहुरानी सा, आप लोग कुछ लेंगे? कॉफी, ठंडा कुछ? इप्शिता ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, कॉफी पियोगी? नंदिनी ने कहा, अरे नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए, मैं तो बस यहाँ पर ईशू से मिलने आई हूँ। प्लीज आप परेशान मत होइए, आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। इप्शिता ने नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार तुम यहाँ आई हो तो फॉर्मेलिटी तो अदा करेंगे ही हम। शांता काकी, आप 2 कप कॉफी हमारे रूम में लेकर आ जाइएगा। शांता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो किचन की तरफ चली गई। इप्शिता ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे सीधे अपने रूम में लेकर आ गई। नंदिनी ने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, तुम बेकार में ही बोर हो रही थी, शांता काकी के साथ बैठकर आराम से बातें करती ना। इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या तुम? हम शांता काकी के साथ बैठकर कितनी देर बात करते? वो बेचारे बहुत काम करते हैं, समझ लो पूरा विला उन्होंने अकेले संभाल रखा है और हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें बुला लिया। इप्शिता ने जैसे ही ये बात कही तो नंदिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर बोर हो रही थी तो कोई और चीजों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती, वैसे कहाँ है जीजू? इप्शिता ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से अभिमन्यु की बात सुनी, वो इरिटेट होते हुए बोली, हमें क्या पता, गए होंगे अपनी साइट पर अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने के लिए। वैसे भी कौन सा वो हमें सब कुछ बात कर जाते हैं। इप्शिता के इस तरह बोलने पर नंदिनी ने कहा, मतलब जीजू तेरे उठने से पहले ही चले गए थे क्या? उन्होंने तुझे कुछ भी नहीं कहा और कुछ भी नहीं बताया? अगर तुझे उनसे बात करनी है तो जाकर उनसे फोन पर बात कर। इप्शिता इरिटेट होकर बोली, हमें अभिमन्यु से कोई बात नहीं करनी और तू भी प्लीज हमसे उनकी बात मत कर। इप्शिता को इस तरह इरिटेट होकर ये सारी बातें बोलते देखकर नंदिनी ने उसे घूरते हुए कहा, तू जीजू से नाराज है क्या किसी बात को लेकर? नंदिनी ने जैसे ही ये बात कही, उसने मुंह बनाते हुए कहा, हम क्यों नाराज होने लगे किसी से? और वैसे भी उनसे नाराज होकर क्या ही फायदा? नाराज उनसे हुआ जाता है जो इंसान आपकी नाराजगी समझे और आपको मनाए। हम किसी से नहीं हैं। इतना बोलकर इप्शिता ने अपनी बुक्स खोली और अपने बनाए हुए नोट्स को नंदिनी के सामने रखते हुए कहा, देखो ये हमने कुछ नोट्स बनाए हैं, मन नहीं लग रहा था, पता नहीं सही भी है या नहीं, एक बार प्लीज इसे चेक करो। नंदिनी ने हाथ में नोट्स पकड़ाने के बाद इप्शिता अपने मन में बोली, ये नंदिनी भी जब देखो तब जीजू जीजू किया करती है, इसके पास भी अभिमन्यु के अलावा और कोई बात ही नहीं रहती। नाराज तो अपनों से हुआ जाता है और वैसे भी वो कौन सा हमारे अपने हैं तो उनसे क्या नाराज होना। अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए ये सारी बातें अपने मन में बोल रही थी।
तभी नंदिनी ने इप्शिता के उन नोट्स को चेक करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता इन नोट्स को पढ़कर तुम कल का एग्जाम दे पाओगी। ये मैंने भी कुछ नोट्स बनाए हैं, तो इसे देख लो। नंदिनी इतना बोलकर नोट्स इप्शिता को देने लगी, लेकिन इप्शिता तो अपने ही ख्याल में खोई हुई थी। तभी नंदिनी ने इप्शिता के चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, ओ हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो? इप्शिता ने हड़बड़ाते हुए कहा, हम वो नहीं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, लाओ दिखाओ हमें अपने नोट्स भी। इतना बोलकर अपना ध्यान बांटने के लिए इप्शिता नंदिनी के हाथ में पकड़े हुए उन नोट्स को चेक करने लगी। नंदिनी ने इप्शिता के ऐसे बिहेवियर को नोटिस करते हुए कहा, वैसे ईशू एक बात बता। इप्शिता ने कहा, हाँ पूछो। नंदिनी ने बिना बात को टाल मटोल किए बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूछा, ईशू कल तुम पार्टी में गई थी, वहाँ कुछ हुआ है क्या, मतलब तेरे और जीजू के बीच में? इप्शिता ने जैसे ही नंदिनी की ये बात सुनी, वो अपनी और अभिमन्यु की वो किस याद करने लगी, और अवंतिका ने जो कुछ भी कहा था वो सारी बातें इप्शिता के दिमाग में गोल गोल घूमने लगीं। उसने नंदिनी की तरफ देखकर अपने मन में कहा, क्या करूं, नंदिनी को कल अपनी और अभिमन्यु की किसके बारे में बताऊं या नहीं? अगर हमने नंदिनी को किसके बारे में बताया तो ये ओवर एक्साइटेड होकर एक एक चीज पूछेगी और फिर बाद में हमें छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। एक काम करते हैं, अभी किस के बारे में कुछ नहीं बताते, और वैसे भी उस किस के बाद जब अभिमन्यु ने हमें सॉरी भी बोल दिया है और उसके बाद से तो हमारा भी मूड खराब ही है, तो क्या फायदा नंदिनी को वो बात बताकर हम उसे भी अपसेट कर दें। इप्शिता ये सारी बात सोच रही थी। तभी नंदिनी ने इप्शिता को इस तरह सोच में डूबा देखकर उसके चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ईशू आखिर बात क्या है, क्या सोच रही हो तुम इतनी देर से और मुझे बता भी नहीं रही? बताओ आखिर बात क्या है, सच सच बताओ, कल पार्टी में कुछ हुआ है ना? इप्शिता ने नहीं में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ भी बहुत खास नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे बिजनेस मीटिंग की पार्टी थी, बिल्कुल बोरिंग। सारे बिजनेसमैन और वुमेन वहां आए थे, उन सब से अभिमन्यु ने हमें मिलाया, और उनसे मिलना इतना बोरिंग था कि हम क्या कहें बताओ, उनकी बातें तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रही थीं। नंदिनी ने जैसे ही इप्शिता की बात सुनी, उसने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कहा, मतलब कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हुआ, फिर तो तू वहां बोर हो गई होगी है ना? नंदिनी को डिसअपॉइंट देखकर एक बार तो इप्शिता का मन हुआ कि उसे पूरी बात बता दे, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो उसे पूरी बात चाहकर भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि जो उसके और अभिमन्यु के बीच हुआ आखिर वो क्या था। इप्शिता ने उसकी नजरें चुराते हुए कहा, हाँ बहुत बोर हो रहे थे हम, लेकिन हाँ एक चीज थोड़ी सी एक्साइटिंग हुई वहां। इप्शिता बोलते बोलते चुप हो गई और नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारे और जीजू के बीच कुछ एक्साइटिंग हुआ क्या? इप्शिता नंदिनी को इतना ओवर एक्साइटेड होते देखकर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा, पागल हो क्या तुम, हमारे और अभिमन्यु के बीच भला क्या होगा, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ लोग थे वहां पर जो हमें साथ में देखकर काफी खुश हो रहे थे, और कुछ लोग थोड़े शॉक भी हो गए, हमारे बारे में बातें भी कर रहे थे, और कुछ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारी और अभिमन्यु की शादी होने वाली है। इतना बोलकर इप्शिता अवंतिका के बारे में सोचने लगी। नंदिनी ने इप्शिता को इस तरह सोचते देखा तो वो इतना तो समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है वहां पार्टी में, लेकिन ईशू शायद से बता नहीं रही है। नंदिनी ने एक बार थोड़ा जोर देते हुए कहा, ईशू वैसे तो जिस तरह से सोच सोचकर ये सारी चीज मुझे बता रही है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा शक हो रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता बोलते बोलते चुप हो गई। नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारे और जीजू के बीच कुछ एक्साइटिंग हुआ क्या? इप्शिता नंदिनी को इतना ओवर एक्साइटेड देखकर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोली, पागल हो क्या तुम, हमारे और अभिमन्यु के बीच भला क्या होगा, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ लोग थे वहां पर जो हमें साथ में देखकर काफी खुश हो रहे थे, और कुछ लोग थोड़े शॉक भी हो गए, हमारे बारे में बातें भी कर रहे थे, और कुछ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारी और अभिमन्यु की शादी होने वाली है। इतना बोलकर इप्शिता अवंतिका के बारे में सोचने लगी। नंदिनी ने इप्शिता को इस तरह सोचते देखा, वो समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है वहां पार्टी में, लेकिन ईशू शायद बता नहीं रही है। नंदिनी ने एक बार फिर जोर देते हुए कहा, ईशू वैसे तू जिस तरह से सोच सोचकर ये सारी बातें मुझे बता रही है,
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा शक हो रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही नंदिनी ने इप्शिता को घूरते हुए ये बात कही, इप्शिता ने अपने मन में कहा, क्या सच में हम ऐसा कुछ अलग ही रिएक्ट कर रहे हैं जो नंदिनी को हम पर शक हो रहा है? हम भी बिल्कुल ही पागल हैं, अपने इमोशंस छुपा ही नहीं पाते हैं। हमें बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा, वरना नंदिनी तो हमें झट से पकड़ लेगी। और अगर उसने बार बार एक ही बात को पूछना शुरू किया तो हम और भी ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे, और ऐसे में कहीं हम सच में कुछ बता न दें। इप्शिता मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बाबा, हम क्यों भला तुमसे कुछ छिपाएंगे? तुमसे आज तक हमने कुछ छिपाया है क्या जो अब छिपाएंगे? तुम तो हमारी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमसे कुछ छुपाना कहाँ हमारे बस में है। हम कोशिश भी करें फिर भी तुमसे कहाँ छुपा पाते हैं, हर बात तो सबसे पहले तुम्हें बता देते हैं। इतना बोलकर इप्शिता ने नंदिनी को साइड हक कर लिया। नंदिनी इप्शिता की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। तभी दरवाजे पर शांता आईं और उन्होंने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, बहू रानी सा, हम अंदर आ जाएं? उनकी तरफ देखकर इप्शिता बोली, हाँ शांता काकी, आप वहाँ रुक सो गईं? उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें कॉफी के अलावा नाश्ते का भी काफी सारा सामान था। उन्होंने वो ट्रे टेबल के सामने रखते हुए कहा, बहू रानी सा, अगर और कुछ चाहिए हो तो हमें आवाज लगा दीजिएगा। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। शांता उन दोनों को इस तरह बात करते देखकर मुस्कुराई और सीधे कमरे से बाहर चली गईं। नंदिनी ने ट्रे में रखे हुए सामान की तरफ देखते हुए कहा, यार ईशू, तू तो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है जैसे मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि तेरी मेहमान हूँ। इतनी फॉर्मेलिटी कौन अदा करता है? ऊपर से ठीक तरह से कुछ बात भी नहीं हुई। पार्टी में क्या हुआ क्या नहीं? इप्शिता मुस्कुराते हुए बोली, देख, हमें कुछ मत बोल, सब कुछ शांता आंटी लेकर आई हैं। और वैसे भी तुझे तो स्नैक्स इतने पसंद हैं, तो फिर अब नखरे क्यों कर रही है? आराम से खाओ। और पार्टी में सच में ऐसा कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हुआ बताने लायक, और जितना कुछ था मैंने बता दिया है तुझे। नंदिनी ने इप्शिता की बात सुनकर बोली, अच्छा ठीक है, मान ली तेरी बात, बोरिंग सी पार्टी होगी। और हाँ, पसंद है, लेकिन अभी मैं थोड़ी डाइट पर हूँ क्योंकि मैं तेरी शादी में परफेक्ट दिखना चाहती हूँ। आखिर मुझे भी तो अपने लिए तेरा वो देवर पटाना है। क्या नाम था उसका? अभिमन्यु का दोस्त? हाँ, समर्थ। एक बार तो मैं उसे अप्रोच करके देखूंगी। अगर पट गया तो तेरे साथ साथ मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर उसके सिर पर धीरे से मारते हुए बोली, पूरी पागल हो तुम, कुछ भी बोलती हो। नंदिनी इप्शिता की बात सुनकर हंसते हुए बोली, अरे ईशू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सीरियस हूँ। वो दोनों आपस में बात कर ही रही थीं कि इप्शिता के फोन में मैसेज की रिंगटोन बजी। उसने जैसे ही नोटिफिकेशन देखा, इप्शिता हैरान होते हुए बोली, ध्रुव का मैसेज? जैसे ही नंदिनी ने इप्शिता के मुंह से ध्रुव का नाम सुना, नंदिनी इप्शिता के फोन में झांकते हुए बोली, ध्रुव, कहीं वो तुझे फिर से शूट के लिए तो नहीं बुला रहा? इप्शिता ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, नहीं यार, अब वो हमें शूट के लिए क्यों बुलाएगा? उसी दिन उसे हम सब कुछ समझा कर आए थे, और वैसे भी हमने उसे मना कर दिया था कि ये हमारा लास्ट फोटोशूट है, अब और कोई फोटोशूट नहीं होगा, तो वो हमें फोटोशूट के लिए तो नहीं बुलाएगा। नंदिनी ने इप्शिता की तरफ देखकर कहा, अरे बाबा, तो फिर इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रही हो? ओपन करो उसका मैसेज और देखो क्या है। इप्शिता ने ध्रुव का मैसेज खोला और देखा, उसमें इप्शिता की फोटोशूट वाली फाइनल फोटोज थीं जो ध्रुव ने उसे देखने के लिए भेजी थीं। इप्शिता और नंदिनी दोनों उसकी वो फोटोज देखकर बिल्कुल हैरान हो गईं। इप्शिता के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला। नंदिनी ने इप्शिता को अप्रिशिएट करते हुए कहा, वाह ईशू, तेरी ये फोटोज कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही हैं। तू सच में बिल्कुल प्रोफेशनल मॉडल की तरह पोज देती है। मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ी और प्रोफेशनल मॉडल भी इतनी अच्छी तरह पोज कर पाती होगी। नंदिनी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर इप्शिता अपनी फोटोज बहुत ध्यान से देख रही थी। अपने हर एक पोज की तारीफ नंदिनी के मुंह से सुनकर इप्शिता बहुत खुश हुई। तभी ध्रुव का वीडियो कॉल आया और उसने ध्रुव का वीडियो कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा, देखी तुमने अपनी पिक्स? नंदिनी ने कहा, हाँ, हम लोग वही देख रहे थे। ध्रुव खुश होते हुए बोला, यार, तेरी फोटोज ने एक बार फिर से मेरा सिलेक्शन करवा दिया। इप्शिता ध्रुव की बात सुनकर थोड़ी शॉक्ड होते हुए बोली, इन फोटोज से तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? तुम्हें रिजल्ट पता चल गया क्या? ध्रुव ने काफी कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं, रिजल्ट तो अभी नहीं पता चला है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि ये फोटोज मेरा सिलेक्शन करवा कर ही रहेंगी।
जस्ट लुक एट योर पिक्चर्स ईशू, इट्स अमेजिंग, यू आर सच अ ग्रेट मॉडल। अगर तुझे तेरे ससुराल वाले मॉडलिंग के लिए कमीशन दे देते हैं तो तू सच में आगे चलकर एक बहुत बड़ा नाम बनाएगी। नंदिनी ध्रुव की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, एग्जैक्टली, मैं भी अभी ईशू से यही बोल रही थी। ऐसा लग रहा है ईशू की ये फोटोज देखकर कि वो सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग के लिए ही बनी है ना? इप्शिता उन दोनों की बात सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और उसने ध्रुव और नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू हमें इतना अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन प्लीज अब हम पहले ही जब डिसीजन ले चुके हैं तो फिर अब तुम लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? छोड़ो ये सारी बातें। ध्रुव इप्शिता को इमोशनल होते देखकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ तुमसे कुछ भी, लेकिन हाँ ईशू, एक बात याद रखना, तुम मेरी पहली मॉडल हो और मैं चाहता हूँ कि आगे भी कभी न कभी मुझे तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिले। इसलिए अगर कभी भी तुम्हारा मूड चेंज होता है या फिर कभी भी तुम्हें कोई भी कैसा भी फोटोशूट करवाना हो तो मुझे याद रखना। इप्शिता ध्रुव की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, ओके, बाय द वे हम प्रे करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे करियर में हमेशा सक्सेस मिले। हमारा सपना तो पूरा नहीं हो सकता, कम से कम तुम्हारा सपना ही पूरा हो जाए। इप्शिता ध्रुव से ये बात बोल ही रही थी कि ध्रुव ने कहा, थैंक यू सो मच, आई विश मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा और काम करने को मिलता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर किस्मत में होगा तो हम दोबारा एक साथ काम जरूर करेंगे। इप्शिता ध्रुव की बात सुनकर मुस्कुराई और इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोली। ध्रुव ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों से बाद में बात करूंगा, बाय। इतना बोलकर ध्रुव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इप्शिता अपनी फोटोज की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगी। नंदिनी ने इप्शिता को साइड हग करते हुए कहा, डोंट बी अपसेट यार ईशू, तुझे इस तरह इतना उदास देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज उदास मत हो। इप्शिता नंदिनी की तरफ देखकर बेमन से मुस्कुराते हुए बोली, अरे हम उदास नहीं हो रहे, हम तो बस ये फोटोज देख रहे थे, कोई बात नहीं, चलो अच्छा हम अपने कल के एग्जाम पर फोकस करते हैं। इप्शिता की बात सुनकर नंदिनी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो दोनों अपनी अपनी बुक्स खोलकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गईं। देखते ही देखते शाम हो गई। नंदिनी ने इप्शिता से कहा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने मुझे यहाँ बुलाकर अच्छा किया। देख, हम दोनों ने साथ में पढ़ा तो कितना सारा सिलेबस हमने एक साथ कर लिया है। इप्शिता ने कहा, हाँ सच बोल रही हो, हमने भी तेरे यहाँ पर होने की वजह से काफी सारा एक्स्ट्रा पढ़ लिया। मेरी प्रिपरेशन तो वैसे भी थी, लेकिन अभी सब अच्छे से रिवाइज हो गया। इप्शिता बोल ही रही थी कि नंदिनी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, 8 बज गए देख ईशू, बातों बातों में और ये सारे नोट्स बनाने में कितना टाइम बीत गया, हमें पता ही नहीं चला। अच्छा मैं चलती हूँ। इप्शिता ने कहा, यार इतना लेट हो गया है, अब कम से कम डिनर करके जाना। नंदिनी ने कहा, हाँ सोच तो मैं भी यही रही थी कि थोड़ी देर रुक जाऊं और जीजू आ जाएं तो उनसे मिलकर जाऊं, लेकिन शायद आज मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगी और पता नहीं उन्हें आने में कितनी देर लगेगी, इसलिए अभी मैं चलती हूं और डिनर तो बाद में होता रहेगा, क्योंकि अभी अगर मैंने और लेट किया तो फिर जानती है ना तू हॉस्टल के रूल्स, और फिर वार्डन मैम गुस्सा करेंगी। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने नंदिनी को रोका नहीं। वो नंदिनी के साथ ही कमरे से बाहर निकली। उसने ड्राइवर से नंदिनी को हॉस्टल तक छोड़कर आने के लिए कहा। जैसे ही नंदिनी कार में बैठी, इप्शिता ने उसे बाय किया और नंदिनी की कार विला से बाहर निकली। जैसे ही नंदिनी की कार विला से बाहर निकली, ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से अभिमन्यु की कार विला के अंदर आई। इप्शिता अभिमन्यु को देखकर वहीं रुक गई। उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो ऑटोमेटिक ही गायब हो गई। अभिमन्यु की कार गेट पर आकर रुकी और अभिमन्यु कार से उतरते ही इप्शिता की तरफ देखने लगा। वो अंदर आया और इप्शिता से बोला, क्या बात है इप्शिता, आप यहाँ गेट के पास क्यों खड़ी हैं? इप्शिता ने अभिमन्यु से नजरें नहीं मिलाईं और वो गेट से बाहर की तरफ देखते हुए बोली, वो हम नंदिनी को छोड़ने के लिए यहाँ आई थीं। अभिमन्यु ने जैसे ही बात सुनी, उसने थोड़ी हैरानी से कहा, नंदिनी यहाँ आई थी? आपने हमें बताया नहीं कि आप नंदिनी को बुलाने वाली थीं? इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखकर बड़े ही उखड़ते लहजे में उसे ताना मारते हुए कहा, क्या बताते हम आपसे, हमारे उठने से पहले ही तो आप यहाँ से चले गए थे, और वैसे भी हम घर में अकेले बोर हो रहे थे, इसीलिए हमने नंदिनी को बुलाया। पूरे घर में हम अकेले थे तो क्या ही करते, इसीलिए नंदिनी को बुलाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके अलावा हम और किसे जानते हैं यहाँ पर, एक वही तो है जिससे हम खुलकर सारी बातें कर सकते हैं। इतना बोलकर इप्शिता चुपचाप अंदर आई और सीधे अपने कमरे में चली गई।
अभिमन्यु इप्सिता की बातें सुनकर समझ गया कि इप्सिता उसे ताना मार रही हैं। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ बोल पाता, इप्सिता अपने रूम में चली गई। क्रमशः क्या अभिमन्यु समझ पाएगा इप्सिता की नाराजगी की वजह, और क्या इप्सिता ने पूरी तरह से भुला दिया है अपने सपने को? और अपनी फोटोज देखकर उसे थोड़ा अफसोस तो हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या अभिमन्यु के साथ शादी की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार हो गई है और पूरी तरह से अपने सपनों को भूल जाएगी? क्या लगता है आप लोगों को, क्या करना चाहिए हमारी इप्सिता को?